था हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल, और इसके अलावा एक्सरसाइज 10.1 पूरी की थी। हाँ, उसमें बहुत कम क्वेश्चंस थे सोल्व करने लायक, पर हमने कुछ चीजें सीखी थी कि टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है और कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। इसके अलावा थ्योरम 10.1 कि अगर किसी भी सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट खींचे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। आज हम एक और थ्योरम सीखने वाले, तो थ्योरम 10.2 और थ्योरम 10.2 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब अगर एक सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए जाए तो वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अगर जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इस पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट कहीं इस डायरेक्शन में और एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में किया जा सकता है ड्रॉ। तो हमें इसके थ्रू एक और बात पता पड़ी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और हमने जो तीसरा पॉइंट छोड़ा था वो इसी के लिए था, टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल किसके? सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल। तो सर्कल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट के थ्रू? तो हमने यहाँ पे देखा कि केवल दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो ये तीनों चीजें अच्छे से याद रखना, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इस क्वेश्चन से पूछी जा सकती है। और थ्योरम के थ्रू ये कहना है थ्योरम का कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे कि पॉइंट पी है, इससे अगर खींचे जाए टेंजेंट तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को ध्यान से समझना। अगर इस पॉइंट को मैं मानूं ए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मानूं मैं बी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से वो एक्सटर्नल पॉइंट तक की लेंथ को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। ऐसे यहाँ पे भी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा जाएगा। तो ये दोनों एपी और बीपी बराबर होंगे। ये थ्योरम 10.2 के थ्रू हमें पता पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और सबसे पहले लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में बोला है prove that in two concentric circle the chord of the larger circle। तो एग्जांपल 1, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, और कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसके सेंटर सेम हो, वो कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। इसमें कोड ऑफ जो लार्जर सर्कल है, कोड किसको बोलते हैं? तो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन कोड कहलाती है। मतलब अगर मैं सर्कल में कैसे भी एक लाइन खींच दूं जो सर्कल को एक सिरे से टच करे और दूसरा सिरा उसके लाइन के दूसरे सिरे से टच करे तो वो कोड कहलाएगी। मतलब कोई सी भी एक लाइन हमने सर्कल में खींच दी ऐसा, तो जो कोड है जो बड़े सर्कल की विच टच द स्मॉलर सर्कल, वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। अब मान लेते हैं कुछ ऐसी है कोड, अब कोड है तो ये सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर गई, और इसने कहा कि विच टच द स्मॉलर सर्कल, तो इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके, नाम रख लेते हैं इसका P, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमको बताना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये P पॉइंट है, यहाँ से बाइसेक्ट हुई है ये कोड। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम मान लेते हैं लेट AB इज कोड ऑफ लार्जर सर्कल एंड इट टच स्मॉलर सर्कल एट P। ये P पे टच करा है, और कोई भी अगर एक लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है तो वही तो टेंजेंट कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं सो AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। तो AB बड़े सर्कल के लिए तो कोड है, पर इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, इस कारण से स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया। वे यार यहाँ पे P क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टच करती है सर्कल को तो टेंजेंट क्या, वो पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। और हमने थ्योरम 10.1 में सीखा था कि अगर हम रेडियस को टेंजेंट के ऊपर देखें तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थ्योरम 10.1 जो थी, ज्यादा बेटर होगा हम यहाँ पे थ्योरम 10.1 लिखेंगे कि क्या थी वो। तो उसके थ्रू हम लिख सकते हैं, अगर सेंटर को नाम दे देते हैं O, तो P इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है।
अब नॉर्मली अगर सर्कल के फॉर्म में देखें, ये बड़े वाले सर्कल के, तो ये सेंटर है बड़े वाले सर्कल का। और 9th क्लास में पढ़ा था हमने एक और थ्योरम, एंड वी नो, वो वाली थ्योरम जो हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते थे किसी कोड पे, तो उसके लिए क्या थ्योरम थी? तो थ्योरम थी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर परपेंडिकुलर डाला जाए सेंटर से किसी कोड पे तो बाइसेक्ट करता है, और ये परपेंडिकुलर ही था, यहाँ पे प्रूव किया था। सो इसके थ्रू हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू PP हो जाएगा। और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस दिस कोड इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बात प्रूव हो गई, हेंस के बाद लिख देंगे। ओके, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और शुरू के 3 क्वेश्चन करके देखेंगे जो कि चूज द करेक्ट वाले, मतलब हमें एक राइट ऑप्शन चूज करना है, पर जस्टिफिकेशन के साथ, मतलब इसे सोल्व करके भी बताएंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब क्या है, थोड़ा सा ढंग से देखें फिगर के थ्रू। तो यहाँ पे बोला है कि एक कोई पॉइंट है Q और लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट की आती है, वो 24 सेंटीमीटर है। एंड इसके सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस थी 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, और हमें बतानी है इसकी रेडियस क्या होगी। और नॉर्मली हम जानते थ्योरम 10.1 के थ्रू कि जब भी रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया जाता है तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, इस कारण से हमने ये साइन बनाया है। और इसी के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगती है, और पाइथागोरस के थ्रू हम बता सकते हैं अगर ये 24 है, ये 25 है, तो ये कौन सी साइड होगी, मतलब 25 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल के सामने मतलब हाइपोटेनस हो गया, 24 के स्क्वायर प्लस जो हमें रेडियस बतानी है r, इसका स्क्वायर के बराबर होगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576, और इस साइड में जाएगा तो माइनस में, इक्वल टू r स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, और दोनों साइड लगाना पड़ेगा। 625 में से 576 माइनस करें तो 49 आंसर आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और 49 होता है 7 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7। हमने सारी बातें इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि ये चूज द करेक्ट था, पर जस्टिफिकेशन भी देना था, इसलिए सारी बातें बोली जरूर है हमने। तो ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 10.11, तो इस बार फिगर दे रखा है तो फिगर को देख के बना लेते हैं। फिगर कुछ इस हिसाब से दे रखा है कि यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट T है जो मैक्सिमम टाइम रखते हैं, और PQ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मैक्सिमम टाइम रखा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम, और सेंटर का नाम O दिया जाता है, उसमें भी ऐसा ही है। इसके बाद यहाँ का एंगल दे रखा है इन्होंने 110 डिग्री, और हमसे पूछा है इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल, तो ये दोनों टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर, विद सेंटर O सच दैट POQ इक्वल टू 110 डिग्री, ये भी लिख दिया। देन PTQ इज इक्वल टू, तो PTQ ये वाला एंगल कितना होगा। तो थ्योरम 10.1 से पढ़ा है हमने कि जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच हो, इसका मतलब टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होना श्योर है, और ऐसे ये भी 90 डिग्री होना श्योर है। और ये है चार साइड वाला एक क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम, मतलब एंगल P, एंगल Q, एंगल T और एंगल O, इसका सम होना चाहिए 360 डिग्री। अब ये दोनों 90 है और ये 110 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल T पता नहीं है इक्वल टू 360, तो 110 और 90 हो जाएगा 200 प्लस 90 290, 360 में से माइनस कर देते हैं, तो 360 माइनस 290, इसका मतलब 70 डिग्री। तो जो ये एंगल आ रहा है वो आ रहा है 70 डिग्री। और क्लियरली ये भी देख सकते हो तुम, ये हमेशा काम करेगा, हर बार ये दोनों एंगल 90 डिग्री आएंगे, इसका मतलब ये 90 और ये 90 180, और 360 में से 180 माइनस करते हैं तो 180 बचता है,
तो हर बार जब भी ये कंडीशन आएगी तो इन दोनों का सम 180 ही होगा। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट जो भी एक एंगल दिया उसे 180 में से माइनस कर लेना, तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 70 डिग्री है, बी वाला ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करें। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, इतने को बना लेते पहले। एक सर्कल बोला है जिसका सेंटर O है, बाहर एक पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट से एक टेंजेंट बना है PA और एक टेंजेंट बना है PB और इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल हो गया 80 डिग्री। देन POA इक्वल टू, तो हमें बताना है इसमें एंगल PO यहां तक वाला और A मतलब ये वाला एंगल बताना है। तो इस बार पूछा ही अलग तरीके से, पर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये भी पॉसिबल है। अगर हम एक और लाइन यहाँ पे जोड़ दे, मतलब B से जोड़ दे इसे O को, तो हम देख सकते हैं दो ट्रायंगल फॉर्म हुए यहाँ पे, जहां पे थ्योरम 10.2 के थ्रू हम ये बोल सकते हैं AP और PB बराबर होंगे। ये वाली साइड कॉमन साइड है और ये दोनों के दोनों थ्योरम 10.1 के थ्रू राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल बता दिया, एक हाइपोटेनस इक्वल बता दी और एक साइड इक्वल बता दी। तो इसके थ्रू RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं और RHS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। इस कारण से इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर हमें ये एक से निकालना है, जो कि POA को हम बोल सकते हैं, मान सकते हैं, तो ये वाला एंगल भी x होगा क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। और वापस से जो पहले पढ़ा था, सारे एंगल का सम 360 होता है और ये दोनों 90 है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। 90 माइनस हो जाएंगे, 360 में से 180 बच जाएगा। तो इन दोनों का सम, इस वाले एंगल का इस वाले का 180 हो जाएगा। किन किन का सम? एक तो इस 80 वाले का और एक ये पूरा एंगल। अब x प्लस एक्स मतलब 2x का सम 180 हो जाएगा। अब 80 को माइनस कर दो 180 में से, तो बच जाएगा 100 और 2 डिवाइड में भेज दें यहाँ पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन 50 डिग्री। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस और एग्जांपल दोनों करने की कोशिश करेंगे। ओके।